हाय एवरीवन। देखिए यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो कि 12 जून को लगी हुई है और ये जो कलेक्शन है आपका जीएस पॉइंटर का कलेक्शन है। इसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए पहला प्रश्न है नीला जल योजना यानी कि इसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ये है फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में पहुंचा था। पुर्तगाली थे ये। नेक्स्ट है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था, कौन था? तो ये थे फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा और ब्लू वाटर पॉलिसी को भी इन्होंने ही शुरू किया था, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने। देखिए जो नए बच्चे हैं उनके लिए बताते चलें कि जो भारत में विदेशियों का आगमन था उसके क्रम में देखा जाए तो जो ये टॉपिक शुरू हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो पुर्तगाल थे ये पहले विदेशी थे जो भारत में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है यहाँ पे सुमेल देखना है, समुद्री यात्री एवं देश। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से थे, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से थे, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान हॉलैंड का निवासी था। अगला देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कोचीन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो ये थे पुर्तगालीज। नेक्स्ट है भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र किसने शुरू किया या स्थापित किया? ये किया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो पहली बार जो भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र शुरू किया गया था समुद्र के माध्यम से, पोर्टुगीज ने ही शुरू किया था। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी तो ये कौन सी थी? तो देखिए हुगली और चिंसुरा ये दो ऐसी फैक्ट्रीज थी जो डचों ने इनको इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन बताना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन थे? तो ये थे पुर्तगालीज। ठीक है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए कौन अड्डा बनाया? किसने अड्डा बनाया? पोर्टुगीज ने ऐसा किया था, यानी कि पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नॉक। नेक्स्ट, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन चुनना है। तो इन प्रश्नों को देखिए हूबहू याद करिए क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर जो प्रश्न होते हैं कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति होने की पूरी उनकी जो चांस होते हैं वो होते हैं। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में ओडिशा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। चले ये सारे सही हैं। अगला देखेंगे, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? तो ये जो संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले ब्रिटेन के लोग थे। सही कथन देखिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। किसने? डचों ने। फिर नेक्स्ट हमारे प्रश्न कौन से हैं? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सफलता थी उसका राज क्या था? काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी का होना सबसे बड़ी उसकी एक पॉइंट था, सबसे बड़ी पॉइंट यही थी। फिर कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी एक कारण था। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जो कि सबसे बड़ा कारण था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता वो उन्हें अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये कारण थे। इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में सफल हो गई। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसको प्राप्त हुआ था? तो ये थी लीवेंट कंपनी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो ये थे अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन लंदन में हुआ था तब अकबर जीवित थे और उसके बाद में वह मुगल सम्राट जिसके समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने
सर्वप्रथम भारत में एक कारखाना स्थापित किया, यानी कि भारत में पहला कारखाना जब स्थापित किया गया था, अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और उस टाइम पे जो शासक था या सम्राट था वो था जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरत, सतारा, बॉम्बे और पणजी, इनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कौन थी? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सूरत। फिर है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ शुरू की, स्थापित की? तो ये स्थापित की गई थी सूरत में। वह अंग्रेजी अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो ये थे थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया था, स्टैब्लिश किया था? तो ये किया था अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये सूरत होगा। रिपीट हो रहे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसको औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, सर जॉन चाइल्ड को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बताइए। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया, ठीक है, ये एक तात्कालिक कारण था जिसकी वजह से प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्ध का जो लड़ा गया था किसके किसके बीच में था? तो ये थे अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। सही सुमेलन देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सापल की संधि से अंत हुआ इसका। द्वितीय में देखा जाए तो ये एक अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था और प्रथम मैसूर युद्ध जो था इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। अब यहाँ पे युद्ध और वर्ष देखेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच में। द्वितीय युद्ध हुआ था 1749 से 54 के बीच में और तृतीय हुआ था कर्नाटक का 1758 से 63। पहला 1746 से 48, दूसरा 1749 से 54 और तीसरा हुआ था 58 से 63 में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति शुरू की या आरंभ की, ये था डुप्ले, ठीक है। तो इसी के तर्ज पर बाद में ये जो आपका हड़प नीति वगैरह शुरू हुआ था, ये बाद में शुरू हुआ था। तो पहला जो व्यक्ति था वो यही था, डुप्ले ही था, जिसने भू क्षेत्र को अर्जित करने के उद्देश्य से जो भारतीय राजा थे उनके झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की थी। अगला है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ शुरू किया, स्थापित किया? सूरत में। फ्रांसिस ईस्ट कंपनी स्थापित की गई थी किसके द्वारा? तो फ्रांसिस ईस्ट जो इंडिया कंपनी थी ये लुई 14वें के शासनकाल में शुरू हुई थी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉलबर्ट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कौन सा था? तो बंगाल में हुगली और चिंसुरा डचों द्वारा स्थापित किए गए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब शुरू की थी? तो ये 1632 में शुरू की गई थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। कहाँ पे? दक्कन में। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम बताइए। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। दूसरे क्रम में आए थे आपके डच, तीसरे में अंग्रेज और चौथे में फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है सुमेल देखना होगा। पांडिचेरी में फ्रेंच यानी फ्रांसीसी थे, गोवा में थे पुर्तगालीस और इसके बाद में ये जो आपका नेक्स्ट है ट्रान के बार, यहाँ पे डेनिस थे और सद्रास में थे डच। नेक्स्ट है, यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त कहाँ से होता था? तो ये होता था बिहार से। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना, ये डचों द्वारा स्थापित कुछ व्यापारिक केंद्र थे, याद रखिएगा। अगर पूछता है कि डचों ने पटना में कोई व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो हाँ बिल्कुल किया था। आगरा में भी किया था, सूरत, भरूच, अहमदाबाद, कोचीन, काफ़ी जगह पे किया था, कई जगह पे।
यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे लास्ट में कौन आए थे? सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी किसने की थी? ये की थी जीबी मैकाले ने। एक्सलासापल 1748 की संधि के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, इसमें से सही उत्तर है इससे अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया था दोबारा से पुनः। भारत में अंग्रेजों की असफलता फ्रांसीसियों की असफलता के कारण है। फिर से देखिए, भारत में अंग्रेजों की सफलता एवं फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण हैं? तो अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये कारण है। और एक कारण और भी था कि फ्रांसीसियों को इतना ज़्यादा गवर्नमेंट जो है उनकी हस्तक्षेप बहुत करती थी, और जो आपके अंग्रेज थे इनको पूरी फुली फ्रीडम था, ठीक है, अपने काम को सही तरीके से करने का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश बंधुत्व को प्रारंभ किया, तो ये थे प्लासी का युद्ध था। सिराजुद्दौला द्वारा लॉर्ड क्लाइव, जो क्लाइव थे, परास्त हुआ। तो कब हुआ? तो सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा यानी लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में परास्त हो गया था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले आगे देखते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, लॉर्ड कार्नवालिस में से जो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक हैं, तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को। प्लासी के युद्ध मैदान कहाँ अवस्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो वो थे मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, बक्सर का युद्ध था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। मीर जाफर जो थे वो बंगाल के नवाब थे उस समय जब बक्सर का युद्ध हुआ था। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की, तो मुगल सम्राट ने। नेक्स्ट है, वह गवर्नर जिसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए, तो वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव के टाइम पे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा जो उड़ीसा थी उसकी दीवानी दी थी 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसको बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का बनाया था रजा खान को, मोहम्मद रजा खान को। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वत जनजाति के संपर्क में आए थे वो थी खासी, याद रखिएगा। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में जो सत्य कथन है वो कौन सा है? राजा टिकट राय नवाब आसुफदौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के जो नवाब थे उनके राज्य में समानतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये दोनों कथन सही हैं कि राजा टिकैत के जो अर्थ मंत्री थे वो थे नवाब आसुफदौला, और अवध के नवाबों के राज्य में समानतया हिंदू कतिपय हिंदू जो जातियां थी उनके लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम बताएं। तो सबसे पहले देखिए अंबर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी युद्ध हुआ, वांडीवास और बक्सर का युद्ध हुआ। वांडीवास के युद्ध जो 1760 में हुआ था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वह फ्रांसीसी सेनापति जो 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो देखिए काउंट जो डिलाली था ये परास्त हुआ था वांडीवास के युद्ध में, जो कि फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। तो ये फ्रांसीसी ही था,
चले अगला प्रश्न या अगला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के विरुद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। वांडीवास में थे फ्रांसीसी के विरुद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलिया वाला जो युद्ध था ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मोस्टली ये आता नहीं है एग्जाम में, तो इसको जरूर याद रखिए। डलहौजी के विरुद्ध हुआ था, सिखों ने किया था चिलिया वाला युद्ध। खुर्दा का जो युद्ध हुआ था निजाम और मराठों के बीच में हुआ था। भारत में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? तो मराठाओं ने किया था, मराठा शासकों ने किया था। अब हमारा अगला टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य और पंजाब एवं मैसूर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली, काबुल, मकराना तथा श्रीनगर में से रणजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था? तो श्रीनगर ही था जो रणजीत सिंह के शासन राज्य में सम्मिलित था। फिर है रणजीत सिंह संबंधित थे तो सुखचरिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था शाह शुजा से। नेक्स्ट है ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ये है महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो देखिए ये थे दलीप सिंह। नेक्स्ट देखिए पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। तो दलीप सिंह का निधन जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वह कभी भी रूस नहीं गए। इनमें से सही कथन है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए, सही उत्तर कौन सा होगा? तो देखिए 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन जो हुआ था वो पेरिस में हो गया था, बाकी सब असत्य है। नेक्स्ट देखेंगे पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए तीन की परिषद के सदस्य कौन थे? तो ये थे सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेनविल, मानसेल, ये सारे जो थे सदस्य थे। ठीक है, और हेनरी लॉरेंस कौन थे? वो अध्यक्ष थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुए थे? तो ये हैदर अली विजयी हुए थे। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने किया था? तो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने की थी 1755 में डिंडीगुल में। ब्रिटिश जर्नल जिसने हैदर अली को पोर्टो नावो में हराया था, तो ये सर आयरकूट थे जिन्होंने हैदर अली को पोर्टो नावो में के युद्ध में हराया था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनी थी। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, तो ये थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पे? पोल्लीलूर में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी किसके साथ में? तो टीपू सुल्तान के साथ में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए 1799 में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सुमेलन करना होगा। युग्म कौन सा सुमेलित है ये देखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि हैदर अली जिसमें विजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो एक अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हो गया और अपना भूभाग जो है अंग्रेजों को दे दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य में जो है वो उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखिए सुमेलन देखना होगा। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में। मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। याद रखिएगा क्योंकि इस प्रकार से आते हैं, मैचिंग और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। तो जो बेगम समरू थी इन्होंने जो चर्च का निर्माण कराया था सरधना में करवाया था। यहाँ पे सही कथन बताना होगा। तो महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था।
मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के लिए धन दिया था। चलिए आगे देखिए सही कथन क्या है। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत किसने नहीं की थी? तो ये हैदराबाद के निजाम थे। अगला हमारा टॉपिक है गवर्नर एवं गवर्नर जनरल के साथ साथ हमारे जो वायसराय थे। चलिए इन्हें देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सारे। सही कथन क्या है? तो देखिए जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का जो श्रेय जाता है क्लाइव को जाता है। लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े गए। अगला है बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। चलिए आगे देखते हैं घटनाओं के घटित होने का कालानुक्रम क्या है। सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में 22 अक्टूबर वाले दिन। फिर क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ 3 मई 1765 में। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना 1774 में सुनिश्चित हुआ था। चलिए अगला देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कथन ए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसे सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कारण है वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना इसका जो है था। तो कथन और कारण देखिए दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध है वॉरेन हेस्टिंग से। और द्वैध शासन प्रणाली जो कि बंगाल में थी, इसको समाप्त किसने किया था? तो इसको वॉरेन हेस्टिंग ने ही समाप्त कर दिया था इसको। ठीक है आगे देखते हैं, वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग। घटनाएं देखिए, वर्ष देखिए। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। सहायक संधि 1798 में हुई थी। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था 1833 में हुआ था। याद रखिएगा इस चीज़ को, 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हुआ था। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में। इस वाली लाइन में थोड़ा सा आप देखिएगा इसको, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। वह गवर्नर जनरल जिसे भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है, तो कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। 1802 में बसीन की संधि पर साइन किसने किए थे? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य में साइन हुए थे। लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो ये मराठा सरदार थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलिजली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो ये हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलिजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1815 में। नेक्स्ट देखिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। यदि प्रश्न में वेलिजली की सहायक संधि को पूछा जाएगा तो प्रथम राज्य के बारे में हैदराबाद उत्तर सही होगा, लेकिन यहाँ पे केवल सहायक संधि के बारे में बताया है तो अवध का नवाब हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम इंदौर के होलकर राज और जो जोधपुर के
राजपूत हो गए। तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि किसने नहीं स्वीकारी थी? तो इंदौर के होलकर ने नहीं स्वीकारी थी, इंदौर के होलकर राज्य ने। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, कौन थे ये था वेलेजली। आंग्ल नेपाल युद्ध शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से रिलेटेड है, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध से, वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से, कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। हेक्टर मुनरो जो थे वो बक्सर से थे, बक्सर युद्ध से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग से। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे 1820 से 1827 ईस्वी तक। टॉमस मुनरो बंगाल के गवर्नर कब तक रहे? 1820 से 1827 ईस्वी तक। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वो था विलियम वेंटिक। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संबद्ध है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कॉर्नवालिस था। ठगों का दमन किया स्लीमैन ने, कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पे पाबंदी विलियम वेंटिक ने लगा दी। विलियम वेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई थी 1829 ईस्वी में। बंगाल में दासों के निर्यात पे, ये जो दास होते थे इनके निर्यात पे रोक लगाया गया 1789 ईस्वी में, यानी कि 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था तो कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1856 में। सही सुमेल बताना होगा। पंजाब का विलय 1849 में, सतारा 1848, अवध 1856, करौली 1855 में। चले आगे देखते हैं। बघात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ 1850 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी तो ये थे डलहौजी। जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था डलहौजी था, जिसका जेम्स एंड्रूज रैमजे इसका वास्तविक नाम था डलहौजी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर, सतारा राज्यों का सही क्रम बताएं जो विलय हुआ था। तो इसमें सतारा, संबलपुर और झांसी लास्ट में। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय एलनबरो के समय पे हुई थी। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था उस समय अवध का ब्रिटिश रेसिडेंट कौन था? तो ये जेम्स आउट्रम था अवध के विलय के टाइम पे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन ये डलहौजी के टाइम पे बिछाई गई थी और इसका जो निर्माण हुआ था बम्बई और ठाणे के मध्य में हुआ था 1853 में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी तो ये थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डफरिन के टाइम पे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो ये थे डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अभी जो अधिनियम था क्रियान्वित किया गया बाय कैनिन के टाइम पे किया गया था इसको। अगला देखिए, प्रथम वायसराय कौन था? तो ये कैनिन था, लॉर्ड कैनिन। अपने पुत्र के स्थान पे उत्तराधिकारी को गोद लेने का जो अधिकार था इसको पुनः स्थापित किया गया तो ये 1857 की साम्राज्ञी की घोषणा के अकॉर्डिंग किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो 1877 में किया था, 1877 में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया एलनबरो था वो। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के नाम से उससे जाने जाते हैं। वेलेजली सहायक संधि, डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत, कैनिन 1857 के विद्रोह के टाइम पे थे और हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, विलियम वेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। अगला देखिए, स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था कॉर्नवालिस के शासन काल में। पेशवाई को समाप्त किया 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। जॉन शोर निष्क्रियता
एलेनवरो सिंध का विजय एलेनवरो के टाइम पे हुआ था। डलहौजी अवध का विलय उनके टाइम पे हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था। अवध का विलीनीकरण डलहौजी के टाइम पे। डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के टाइम पे थे। विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का स्थापित होना उनके टाइम पे। और लिटन जो थे द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के टाइम पे थे, इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत हुई थी, तो चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की जो बातचीत थी मेटकॉफ ने की थी। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के नीति के साथ जुड़ा हुआ था, तो लॉरेंस नाम था इसका, जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट देखिए, भारत के अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी मेयो के टाइम पे, लॉर्ड मेयो। अगला है वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पे थे तो दंडित अपराधी द्वारा करी गई, तो ये थे लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी कि फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लिटन था, जो कि अफगानिस्तान के प्रति किया था इसने। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था, तो लॉर्ड लिलनिथगो हो गया, लॉर्ड कर्जन हो गया। ठीक है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। एल्बर्ट बिल संबंध का जो ये बिल था, इसका विवाद यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाने से संबंधित था। महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था। ये रिपन के टाइम पे हुआ था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसको कहते हैं, तो ये लॉर्ड रिपन को कहते हैं। नेक्स्ट है क्लाइव, द्वैत शासन से रिलेटेड है। बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित। मेटकाफ प्रेस पे प्रतिबंध हटाना। विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था कर्जन के टाइम पे। भारत के कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान कर्जन यानी लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग तथा इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम बताना होगा। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन आएंगे, फिर हार्डिंग आएंगे, इसके बाद चेम्सफोर्ड और लास्ट में इरविन आएंगे। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सही कथन बताना होगा। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था और पूर्वी बंगाल तथा आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन तथा मिंटो ने अपनाई थी। याद रखें, फूट डालो नीति करो लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है और मेरी इच्छा है कि भारत में रहते इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। किसने कहा था ये? तो लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया, तो ये मिंटो था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स डलहौजी के टाइम पे। वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट था लिटन के टाइम पे। इल्बर्ट बिल जो था रिपन के टाइम पे आया था। ठगी का दमन विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था। रिंग फेंस की नीति जो थी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुई थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। नेक्स्ट है चूक का सिद्धांत या हड़प नीति। देखिए, चूक का सिद्धांत अथवा हड़प नीति डलहौजी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव। सामाजिक सुधार बंगाल विलियन जो बेंटिक थे। फिर है हमारा अगला सूची 1 और सूची 2। तो देखिए, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन चार्ल्स कार्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मास्किक। नेक्स्ट भारत का गवर्नर जनरल जो चार्टर एक्ट 1833 के अधीन था, तो जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे तथा डलहौजी का अर्ल और मास्किस। नेक्स्ट है भारत गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन, तो ये था गिलबर्ट जॉन एलियट मरे किनिनमांड मिंटो का अर्ल। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
आर्कीबाल्ड, पर्सिबल, बेबिल, बाइकाउंट और अर्ल बेबिल। नेक्स्ट है वायसराय, जिसके टाइम पे भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ देनी शुरू हुई, तो ये कैनिन के टाइम पे हुआ था। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये हमारा नया टॉपिक है, चलिए देख लेते हैं इसको। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेस की घर संगठन थी वो कौन कौन सी थी, तो ये संगठक कौन कौन से थे। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन पेंशन देने हेतु लाई जाने वाली जो निधियाँ थी। अगला है शब्द इम्पीरियल, प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति के निवेश में जो निवेश था करने को तरजीह दिया जाना। इस्तमरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे स्टार्ट हुआ था उन्हीं के द्वारा, और स्थायी बंदोबस्त जो था वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त का किया गया था जो जमींदारों से इसके संबंध में किया गया था, और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था ये 1793 में शुरू किया गया था। अगला देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसकी वजह से बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, तो 1885 में बंगाल और बिहार के भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1885 याद रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के लिए प्रारंभ के जो है किए जाने से संबद्ध है। तो अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो, एल्फिस्टन, विनिगेट और गोल्ड स्मिथ, तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। टॉमस मुनरो जिन भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है वह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की थी। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिणी और पश्चिमी भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी और कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, वह कहलाती है रैयतवाड़ी प्रथा। सत्य कथन देखने हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे, ये सही है। असम में चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। अच्छा प्रश्न है, 1839 यानी कि 1839 में असम में चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था। ठीक है, जजमानी प्रथा उत्तर भारत में थी। माला बलूट महाराष्ट्र, मिरासी थी तमिलनाडु और अडाडे थी कर्नाटक में। देखिए आए हुए लेटेस्ट प्रश्न है, अडाडे कर्नाटक में थी, मिरासी थी तमिलनाडु में, याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं। दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी, इसकी परिभाषा भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया दादाभाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया, दादाभाई नौरोजी ने। सही कथन है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन? दादाभाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त थे। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे तथा सैयद अहमद खान में से दादाभाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी का विश्वास कौन नहीं करता था? तो सैयद अहमद खान जो थे वो नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के राइटर दादाभाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट का चुनाव लड़ा था। उदारवादी दल से संबंधित थे। दादाभाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक प्रभावी देन कौन सी थी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत के आर्थिक शोषण जो है कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा है।
ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुद्योगीकरण किस संदर्भ में कथन है? यह प्रक्रिया 1813 में शुरू हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था लागू करने के अग्रदूत कौन थे? तो ये थे सर आर्थर कॉटन। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट थे बेनियान यानी बनिया। भारतीय एजेंट कौन थे? बनिया या बेनियान। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। वह कथन जो औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, ये एकदम सही कथन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है पत्रिकाएं, पुस्तकें और लेखक। चलिए, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज काफ़ी महत्वपूर्ण है। बापू माई फादर, ये मनु बहन ने लिखा है, मनु बहन याद रखिएगा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई। अरविंद घोष ने लिखा द लाइफ डिवाइन, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई है। अस्पृश्य समुदायों के लोगों को लक्षित कर प्राथमिक मासिक पत्रिका विटॉल विध्वंसक प्रथा जो है प्रकाशित की गई थी गोपाल बाबा वलंगकर द्वारा। 19वीं शताब्दी का जो प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट देखेंगे अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट। दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये किसने लिखा है? दुर्गादास ने लिखा है। क्या है इनका? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास। रफीक जकारिया ने लिखा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। रन्स एंड रूइंस, सुनील गावस्कर। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इंडियन अनरेस्ट लिखी गई है, इंडियन अनरेस्ट। सुभाष चंद्र बोस द्वारा द इंडियन स्ट्रगल। वीडी सावरकर ने लिखा है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अ नेशन इन द मेकिंग। लाला लाजपत राय, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स यानी कि आत्मचरितात्मक रचनाएं। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय द्वारा। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम जो फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो जो द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया है ताराचंद द्वारा लिखी गई। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार बाय के दत्ता। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। अवर इंडियन मुसलमान्स, डब्ल्यू हंटर द्वारा लिखा गया है। फिर है आरसी मजूमदार, दी सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट 1857 बाय आरसी मजूमदार। अवध इन रिवोल्ट 1857 एंड 58 बाय रुद्रांशु मुखर्जी। सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 1859 बाय एस.बी. चौधरी। ह्यूग टोए, स्प्रिंगिंग टाइगर। फिलिप्स टॉलबॉट, अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस। फिलिप टॉलबॉट। स्प्रिंगिंग टाइगर बाय सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह, इन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड बाय भगत सिंह। सचिन नाथ सान्याल, बंदी जीवन। भगत सिंह, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। श्यामजी कृष्ण वर्मा, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। सचिन नाथ सान्याल, बंदी जीवन। लाला राम शरण दास, द ड्रीम लैंड। भगवती चरण बोहरा, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। लुई फिशर, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाय लुई फिशर। फ्रैंक मोरेस, जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी बाय फ्रैंक मोरेस। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। एच.बी. हार्डसन, द ग्रेट डिवाइड। एच.बी. हार्डसन, द ग्रेट डिवाइड इनकी कृति है। जवाहरलाल नेहरू,
ग्लिम्पिस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, माइकेल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग्स बाय सरोजनी नायडू, द ब्रोकन विंग्स बाय सरोजनी नायडू। और गोरा किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण 1912 में प्रकाशित किया गया था। राम मनोहर लोहिया की जो पुस्तक है द हील ऑफ हिस्ट्री, द हील ऑफ हिस्ट्री। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा था। हिंद स्वराज में कहा था। हिंद स्वराज किसकी कृति है? महात्मा गांधी की कृति है। और इन्होंने इसमें कहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या। ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस के राइटर हैं CR दास। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु की पुस्तक MK गांधी ने लिखी है। दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट लिखा गया इनके द्वारा। महात्मा गांधी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। DP मिश्र ने लिखा है लिविंग एंड एरा DP मिश्र ने। प्रसिद्ध पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, अरविंद सिंह। बहुविवाह नामक पुस्तक है ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा लिखी गई। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा देवी चौधरानी लिखी गई है। दीनबंधु मित्र नील दर्पण ने इन्होंने ये लिखा है। प्रेमचंद ने लिखा है शतरंज के खिलाड़ी। नेक्स्ट है चंद्रकांता बाय देवकी नंदन खत्री। अमृतलाल नागर की है अमृत और विष। सुमित्रा नंदन पंत की है चिदम्बरा। शरत चंद्र चटर्जी की है देवदास। जयदेव लिखी है गीत गोविंद के हैं। प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल बाय कार्ल मार्क्स। MN राय की जो उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका है वैंगार्ड है बाय MN राय। गीतांजलि आनंद मठ सत्यप्रकाश तथा गीता रहस्य में से वह पुस्तक जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से था। ये थी आनंद मठ। सन्यासी विद्रोह का इसमें वर्णन है। बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है आनंद मठ। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की जो पुस्तक है देशेर कथा। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहन विजय के विरोध में चेतावनी दी है और इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया है। वंदे मातरम गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा दी है, ये आनंद मठ से लिया गया है। क्रांतिकारी रचना चेतावनी द चुंगड़िया के राइटर कौन है? तो ये है केसरी सिंह वारहट। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी, तो ये गुजराती रूप में लिखी महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई, गुजराती में लिखी गई। MK गांधी ने हिंद स्वराज लिखी है कब? 1909 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी चौपट राजा बाय भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के कवि थे। भारत भारती के राइटर कौन? मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्राप्त हुई मैथिली शरण गुप्त को, जो कि एक राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं। सही कथन है नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर नाटक आधारित था। और घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का जो नाम विजय तेंदुलकर है उर्फ रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। संघर्ष की ओर बाय जयप्रकाश नारायण, JP भी कहते हैं इनको शॉर्ट में। नेक्स्ट है प्रिजन डायरी बाय JP यानी जयप्रकाश नारायण। संघर्ष की ओर एवं प्रिजन डायरी बाय JP नारायण। अ पैसेज टू इंडिया बाय EM फोस्टर। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म बाय बिपिन चंद्र। नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स बाय बिपिन चंद्र। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज, ये बाय प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। मदर इंडिया बाय कैथरीन मेयो। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय विनायक दामोदर सावरकर। साधना किसके द्वारा? बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। झंडा गीत बाय श्याम लाल पार्षद। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों बाय प्रदीप। कवि इकबाल द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पंजाब से संबंधित है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना बाय मोहम्मद इकबाल। मैं निश्चरवादी क्यों हूँ बाय भगत सिंह। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत आमार सोनार बांग्ला बाय जो है बांग्लादेश को उनके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और बांग्लादेश ने इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया बाय रविन्द्रनाथ टैगोर।
इसको लिखा गया था। जन गण मन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, गोल्डन थ्रेशोल्ड बाय सरोजनी नायडू, गोल्डन थ्रेशोल्ड बाय सरोजनी नायडू, लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक बाय गुरुमुख निहाल सिंह, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस बाय जी.एन. नटेसन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ लिखी थी? तो अहमदनगर फोर्ट के जेल में लिखी थी। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर द्वारा। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर, ये है आपका 1849 एंड 50 रिपोर्ट W.H. स्लीमैन द्वारा। फिर से देखिए, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 एंड 50, ये रिपोर्ट लिखी गई थी W.H. स्लीमैन के द्वारा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के राइटर हैं वी डी सावरकर। रोमेश चंद्र दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, इनके द्वारा यही लिखी गई है। जॉन आर मैक्स लेन ने लिखी है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। वीरेंद्र नाथ गांगुली ने लिखी है इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी परसेप्टिव्स। बिपिन चंद्रा ने द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया, बार बार रिपीट हो रहा है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के राइटर हैं एम विश्वेश्वरैया। द रूट्स ऑफ इंडियन एंशियंट इंडिया के राइटर हैं W.A. फेयर सर्विस। द रूट्स ऑफ इंडिया W.A. फेयर सर्विस। पुस्तक है भारत की दूसरी स्वतंत्रता, इसके राइटर हैं M.G. देवा सहायम। प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद सिंह द्वारा और उपाध्याय हैं हरि औध। गबन प्रेमचंद। एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी, शाहनामा फिरदौसी द्वारा है और एटर्नल इंडिया है इंदिरा गांधी द्वारा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, तो नीरज सी चौधरी है। इंडिया अबूंडेंट सिविलाइजेशन B.S. नायपॉल। कन्फेशन ऑफ अ लवर मुल्क राज आनंद। द इंग्लिश टीचर R.K. नारायण। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के राइटर B.S. मिन्हास हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट कर्जन है इसके राइटर। द अनटोल्ड स्टोरी जर्नल कॉल। प्रसिद्ध पुस्तक है द अल्फ़ाबेट, डेविड डिरिंजर इसके राइटर हैं। अ गैलरी ऑफ रॉस्कल्स पुस्तक के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के राइटर हैं एंथोनी रीड एंड डेविड फिशर। S.B. चौधरी के इन्होंने क्या लिखा है? तो सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन। नेक्स्ट देखिए, माई म्यूजिक माई लाइफ रवि शंकर। आधा गांव बाय राही मासूम रजा। राधा रमाकांत रथ इसके राइटर हैं। द पिलफेरर लक्ष्मण गायकवाड़ इसके राइटर हैं। बाकी इतिहास बादल सरकार। सीता स्वयंवर विष्णुदास भावे। ययाति विष्णु सखाराम खांडेकर। गिद्ध है जब्बार पटेल का। शशि थरूर ने शो बिजनेस लिखा। अमिताभ सर्किल ऑफ रीजन। अनीता देसाई ने क्लियर लाइट ऑफ डे। विक्रमचंद ने लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे। फिर है यहाँ पे घर और अदालत, तो ये है लीला सेठ की। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, ये है महेंद्र कुलश्रेष्ठ। इमेजिंग इंडिया, तो ये है नंदन नीलेकड़ी। जर्नी थ्रू बाम्बूडम एंड नेतालैंड TSR सुब्रमण्यम। गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद द्वारा। निर्मला के राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद। सोज ए वतन मुंशी प्रेमचंद। मालगुडी डेज के राइटर हैं R.K. नारायण। हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की है परियों की कहानियों की। फिर है मणिशंकर अय्यर द पाकिस्तान पेपर्स, इसके राइटर है मणिशंकर अय्यर। सविता पांडे द फ्यूचर ऑफ NPT। फिलिप डायर हैं द पाथ टू पावर 1769 से 99। द गोल्डन गेट के रचयिता हैं विक्रम सेठ। द गोल्डन गेट के राइटर कौन है? विक्रम सेठ। लखनऊ बॉय के राइटर हैं विनोद मेहता। साइलेंट स्प्रिंग के राइटर हैं रसेल कार्सन। द स्टैटिक वर्सेस किसने लिखी है? तो ये सलमान रुश्दी ने लिखी। द स्टैटिक वर्सेस 2 year at month and 20 at nights के राइटर सलमान रुश्दी हो जाएंगे। 2 year at months and 20 at nights। नेम सेक के राइटर हैं झुम्पा लाहिड़ी।
द रोड अहेड नामक पुस्तक के राइटर है बिल गेट्स। द रोड अहेड, बिल गेट्स। मानस के हंस के राइटर है अमृतलाल नागर। सुमित्रा नंदन पंत जो है एक छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। डायना ए ट्रिब्यूट के राइटर हैं जूलिया डेनाले। हैरी पॉटर उपन्यास के में जो कॉर्नेलियस फज हैं जादू का मंत्री है। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का सही कालानुक्रम है। मधुशाला पहले आई, फिर मधुबाला आई, फिर मधुकलश आई। सबसे पहले आई मधुशाला, फिर मधुबाला और फिर आई मधुकलश। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट, माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर के राइटर हैं जूलियस रिवेरे। फिर है पुस्तक रोमांसिंग विद लाइफ, एन ऑटोबायोग्राफी बाय देवानंद। द स्ट्रगल इज माई लाइफ, नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल एंड ट्रायम्फ्स बाय लेक वालेसा। फ्रेंड्स एंड फोज शेख मुजीबुर रहमान। कौन से? फ्रेंड्स एंड फोज शेख मुजीबुर रहमान। रीबर्थ लियोनिद ब्रेजनेव। नेक्स्ट है प्राइज ऑफ पार्टीशन, रफीक जकारिया। इंडिया 2020, APJ अब्दुल कलाम सर। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, SS गिल। यूलिसिस जेम्स जायज। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारे सामने कलेक्शन देखने को मिल रहे हैं, इनको ज़रूर से ज़रूर याद करिए। इसको पूरा फुल वीडियो वॉच कीजिए। WC स्मिथ ने मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। खालिद बिन सईद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव। मोइन सकीर खिलाफत टू पार्टीशन। पीटर हार्डी द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक है मार्क टुली की। लज्जा है तस्लीमा नसरीन की। पुस्तक है 1984 जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई। और अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये है अरुंधति राय। मृगनयनी है वृंदावन लाल शर्मा की। इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती, मृगावती में से जो सबसे पहले लिखी गई थी तो वो थी मृगावती। इन इक्वल म्यूजिक विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान के हैं। नौकर की कमीज है विनोद कुमार शुक्ल की। उपन्यास है डेविड कॉपरफील्ड, इसके राइटर हैं चार्ल्स डिकिंस। द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की जो संबंध है भारत की स्वतंत्रता से संबंध है। तस्लीमा नसरीन लेखिका हैं लज्जा की, उतल हवा की, अमार माया बेला की। हाफ ए लाइफ के राइटर हैं BS नायपाल। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, वरुण शौरी। अग्निक्यूरान बाय APJ अब्दुल कलाम। जीत आपकी बाय शिव खेड़ा। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया श्री मन नारायण है। द रिपब्लिकन ऑफ इंडिया एलन ग्लेड हिल है। द वाइट अम्ब्रेला D मैकेंजी ब्राउन है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पॉल R ब्रॉस। सिंस इंडिपेंडेंस, फिर से देखें, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के राइटर हैं पॉल R ब्रॉस। नेक्स्ट है कामायनी के राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री के राइटर हैं KM पडिक्कर। बैगा नामक पुस्तक लिखी है बैरियर एल्विन ने। शरद चंद्र का लिखा हुआ उपन्यास है चरित्रहीन श्रीकांत शेष प्रश्न। शरद चंद्र द्वारा चरित्रहीन श्रीकांत शेष प्रश्न। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बाय AB वाजपेयी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये है AB वाजपेयी। इग्नाइटेड माइंड बाय APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है द पोस्ट अमेरिकन वर्ड्स नामक पुस्तक के राइटर हैं फरीद जकारिया। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट BP मैनन ने लिखी है। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक है PV नरसिम्हन राव। याद रखिएगा। VS नायपाल इन अ फ्री स्टेट। सलमान रुश्दी मिडनाइट्स चिल्ड्रेन। पील स्कॉट स्टेरिंग ऑन। JG फेरेल द सीज ऑफ कृष्णपुर। अ वर्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स सोइल ये जो आपका सोराबजी A फेस्टिक्रिप्स, तो इसके राइटर हैं RN त्रिवेदी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का अनुवाद किया था हिंदी में लाल बहादुर शास्त्री जी ने। सुबह आज़ादी नामक कविता बाय फैज अहमद फैज। एलिजाबेथ हॉली जानी जाती है हिमालय के अभियान की लेखिका के रूप में। कौन? एलिजाबेथ हॉली। एन कस्टडी बाय अनीता देसाई।
सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन अमर्त्य सेन है। एन कस्टमर्ड अर्थ झुम्पा लाहिड़ी। द ऑडेसिटी ऑफ होप के राइटर हैं बराक ओबामा। पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय रजनी कोठारी। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा है द लाइन ऑफ फायर के राइटर हैं हुमायूं गौहर। मुंशी इंसा अल्लाह खां। उदय भान चरित्र बाबू देवकीनंदन खत्री काजर की कोठरी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हठी हमीर। जयशंकर प्रसाद कंकाल। जयशंकर प्रसाद की है राइटिंग कंकाल, ठीक है। अंधा युग के राइटर हैं धर्मवीर भारती। सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करी थी जयप्रकाश नारायण ने। पुस्तक है वन डे वंडर्स, इसके राइटर हैं सुनील गावस्कर। कपिल देव के राइटर हैं क्रिकेट माई स्टाइल। हिलेरी क्लिंटन लिविंग हिस्ट्री। आर्थर कैम्प मिथ ऑफ महात्मा। आर्थर कैम्प है। नेविले चैम्बरलैन द स्ट्रगल फॉर पीस। थैंक यू एवरीवन। इसका जो अगला सेट आएगा कल मिलेगा आपको। देखने के लिए धन्यवाद।